हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, कल कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हम, ना ही लाइव आ पाए। उसका कारण ये था, दशहरा भी था, तो उसके साथ ही साथ मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, तो फीवर की वजह से मतलब जैसे बोलने में दिक्कत सी महसूस हो रही है। इस वजह से हमने आपको कल क्लास भी नहीं ले पाए, ना ही हम लाइव आ पाए। देखिए, आज के बाद की क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, कैसे आपको चीज़ों को लेकर चलना है, 2 मिनट बाद मात्र उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी आज का जो हमारा चैप्टर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब आज के इस वीडियो के बाद क्वालिटी मेरी तरफ से पूरी खत्म होगी। बाकी आपको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें हमको आपको बता देंगे। देखिए, आज तारीख है 16। आज है तारीख 16। आपके पास बचे कितने हैं? 4 दिन। 5 दिन बाद आपको एग्जाम ही, ये 16 भी आज खत्म है। मोटे तौर पे आपके पास 3 दिन बचे हैं। देखिए, आपको हमने पहले ही बताया था कि आपको अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जैसे पॉलिटी आप लूसेंट उठाइए, उसमें 30 पेज में पॉलिटी है। 2.5 घंटा में इसको एक बार पढ़ दीजिए पूरा। फिर अगले दिन उठाइए, फिर 2.5 घंटे में पढ़िए। लगातार 2-3 बार उसको रिवीजन करते रहिए अपने सब्जेक्ट से, अपने बुक से, लूसेंट से। उसके अलावा आपको क्या करना है, बाकी आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने की टॉपिक हमने बता दिया था, उसकी कंप्लीट मैराथन भी निकाल के महत्वपूर्ण टॉपिक भी कवर करा दिया था। देखिए, पॉलिटी में आपको आज बची हुई चीजें हम तो भी करा ही रहे हैं। बाकी कैसे करना हो आपको बता देंगे। पॉलिटी आज खत्म हो जाएगी। अब हमारे तरफ से हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, देखिए। कल एक वीडियो में हम कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन करा देंगे। मॉडर्न का रिवीजन करा ही चुके हैं। इसके अलावा हमारी तरफ से एक वीडियो कंप्लीट होगा, 1-1.5 घंटे का पूरा कंप्लीट जियोग्राफी का रिवीजन कराना। ये आपको मिल जाएगा 17 तारीख को, ये आपको मिल जाएगा 18 तारीख को। बस ये 2 चीजें हम करेंगे। बाकी इसके अलावा आपको जबरदस्त तरीके से रिवीजन करना है। सारा खेल आपके ऊपर ही टिका हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। आप जितने बेहतरीन ढंग से रिवीजन करते हैं और जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, वही मैटर करेगा आपके नंबर में। ठीक है, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है, बाकी चीजों का आपको रिवीजन करना है। अब आज हम लोग देखिए, अब हम लोग पॉलिटी की बची हुई चीजें कवर कर लेते हैं। बाकी अब आज 7 बजे आप लोग लाइव जुड़ेंगे, और डेली 7 बजे अब आज से 20 तारीख तक, मतलब 4 दिन लगातार 7 बजे लाइव जुड़ेंगे। आज हम लोग पॉलिटी का रिमाइंडर सिस्टम, मतलब रिमाइंडर पार्ट जितना भी बचा है पॉलिटी का, यहाँ से मतलब विधायिका से कार्यपालिका, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें से प्रश्न आएंगे। तो आज अभी इस वीडियो को अपलोड होते समय 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा, 5-6 बजे तक। आप 7 बजे 1 घंटे रिवीजन करके आइए, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसके बाद हमारे पास बचा क्या क्या है पढ़ने को। हमने आपको संवैधानिक विकास, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, सारी चीजें बता दी थी। अब हमको आपको बेसिकली सरकार कैसे सिस्टम चलता है, और सरकार कैसे कानून बनाता है, और वो कैसे कानून एग्जीक्यूट होता है, कैसे लागू होता है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस यही इतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा पॉलिटी खत्म है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है। कैसे ब्रॉड है समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करें विधायिका का। विधायिका का मेरे प्यारे दोस्तों, विधायिका का मतलब ये होता है, जो विधायिका होती है वो वास्तव में कानून बनाती है। कोई भी बिल कोई भी बिल मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी बिल या विधेयक जब आता है संसद में, तो उस पे कानून बनाने का काम कौन करती है? विधायिका करती है। और ये विधायिका, भारत में आप लोगों को पता होगा कि 2 स्तर की सरकारें होती हैं। एक केंद्र स्तर की सरकार होती है, एक राज्य स्तर की सरकार होती है। और इसके लिए सूची भी बांटी गई है। जो केंद्र सूची है उसमें केंद्र स्तर की, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो राज्य सूची के विषय है वो राज्य सूची के बनाती है, और समवर्ती में दोनों की सहमति से बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विधायिका का मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाना। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल आता है, और वो पास करके जब कानून बनता है, और उस कानून को जब ये बिल आया, ये बिल जब पास होकर ये कानून जब बन जाएगा, जब ये एक नियम बन जाएगा, इस नियम को एग्जीक्यूट करने का काम, उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। तो विधायिका क्या होती है? विधायिका कानून बनाती है, और कार्यपालिका क्या होती है? उस कानून को एग्जीक्यूट यानी लागू करती है। इसकी इंग्लिश होती है एग्जीक्यूटिव, इसकी लेजिस्लेटिव, और इसकी जुडिशरी सिस्टम मतलब न्यायपालिका। देखिए,
विधायिका क्या करेगी, कोई भी कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट या लागू करेगी। अगर इस विधायिका और कार्यपालिका में कोई भी मतलब न्यायिक समस्या उत्पन्न हुई, कोई विवाद उत्पन्न हुआ, और उस विवाद को निपटारा करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका होती है। और डीपीएस में हमने आपको बताया था कि ये एक आर्टिकल नंबर 50 है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का बात करता है। आर्टिकल 50 आपको याद होगा। इसके अलावा अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, अब ये समझते हैं। विधायिका का मतलब समझ आया, कानून बनाना। कार्यपालिका का मतलब उस कानून को लागू करना। और दोनों में अगर कोई व्यवधान या कोई समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या का समाधान करने का काम न्यायपालिका का होता है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब यहीं से हमारी टॉपिक डिसाइड होंगे हमें वो पढ़ना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों विधायिका की बात करें तो भारत में दो स्तर की विधायिका है। केंद्र स्तर की जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और जो राज्य स्तर की विधायिका होती है उसको विधानमंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको विधानमंडल कहते हैं। जो राज्य स्तर की जो राज्य स्तर की विधायिका होती है। अब संसद के कितने पार्ट होते हैं, संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन 3 भाग होते हैं, सबसे पहले आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, राष्ट्रपति। और उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राज्यसभा, और उसके बाद लोकसभा। ये प्रश्न पूछता है कि संसद के कितने भाग होते हैं, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आप में ऑप्शन देगा केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों, और तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिला के संसद बनती है। और विधानमंडल में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो पहले नंबर पे गवर्नर होता है, गवर्नर होता है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री, वो सॉरी, विधानसभा होती है, विधानसभा होती है। और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है। तो ये आपको चीजों को याद रखना है कि यही सारी हमें टॉपिक पढ़ना है। कार्यपालिका की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अब कोई भी कानून बन गया, अब उस कानून को लागू कैसे किया जाएगा और उस कानून को लागू कौन करेगा, ये सारी चीजें कार्यपालिका के अंतर्गत हमने पढ़ी है। तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका में मेरे प्यारे दोस्तों सबसे नंबर 1 पे राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय। और उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद आपकी मंत्रिपरिषद आती है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और मेरे प्यारे दोस्तों अस्थाई कार्यपालिका में आपको पढ़ना है जो जितने अधिकारी गण होते हैं, जैसे आईएएस वगैरह हुए, ये सारे कार्यपालिका के स्थायी भाग होते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है बेसिकली, सबसे पहले आपको एक ये संसद पढ़ना है, संसद के बाद विधानमंडल को पढ़ना है। उसके बाद हमें इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद इसमें गवर्नर को पढ़ना है, विधानसभा को पढ़ना है, विधान परिषद को पढ़ना है। बाकी अब इसमें हमें न्यायपालिका में मात्र 2 चीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ना है। बस इतनी चीजें हमको पढ़ना है। तो इस सारी चीजों से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और कैसे बनेंगे, ये आपको हमने पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, और दोनों में अगर विवाद होता है तो न्यायपालिका उसमें कैसे संशोधन करती है, उसमें कैसे कैसे उसका निपटारा करती है, ये किसका काम है। और आर्टिकल 50 आपको याद रखना है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। इतनी चीजें अगर आपको दिमाग में बैठ गई कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, बस अब हमको यही पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। उसके बाद ये इसमें देखेंगे, कुछ न्यायपालिका का देख लेंगे, पॉलिटी खत्म हो जाएगी। बाकी आपको रिवीजन करना है। तो चलिए अब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ना है, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ना है, फिर प्रधानमंत्री पढ़ना है, फिर मंत्रिपरिषद पढ़ना है। उसके बाद फिर संसद पे आएंगे, राष्ट्रपति पढ़ ही लेंगे, राज्यसभा और लोकसभा देखेंगे। इतनी चीज देखने के बाद राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका यानी कि विधानमंडल आप लोग अपने से पढ़ लेंगे। जैसी चीजें इसमें होती हैं सेम वैसे उसमें भी होती हैं। इसमें हम लोग समझ लेंगे, उसमें आपकी राज्य की विधायिका आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी हम न्यायपालिका से जुड़े कहाँ से प्रश्न आते हैं उसको भी बता देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब आपको हेडिंग डालना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सबसे पहले हेडिंग आपकी है राष्ट्रपति।
देखिए राष्ट्रपति क्या है और इससे कहां से कैसे प्रश्न बनेंगे, उन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। कोई फालतू चीज पढ़नी नहीं है हम लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट पढ़नी है। सबसे पहले देखिए, भारत अगर सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक और नाम मात्र का हेड कौन है, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। देखिए प्रश्न की भाषा को समझिएगा कैसे। अगर आपसे पूछता है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक और नाम मात्र का हेड कौन है, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर पूछता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन है, तब आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। इसको एक उदाहरण से समझिए, हम ये चीज अपने महसूस किए हैं, तो ये उदाहरण हमें लगता है बहुत परफेक्ट होगा। जैसे आपके घर में आपके बाबा हैं, आपके पापा हैं, तो आपके उस घर का, आप अपने घर को एक देश मानिए, आपके उस घर का वास्तविक हेड कौन है, तो वो आपके बाबा हैं। लेकिन उस सॉरी संवैधानिक और नाम मात्र का हेड कौन है, वो आपके बाबा हैं। लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति का उपयोग कौन करता है, पापा करते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे, 10 उसमें थे, 9-10 तक, तो बाबा जब मतलब पापा जब जब बाबा पैसा निकालने के लिए आते थे, पापा बाबा को लिवा जाते थे, और जैसे ही पैसा निकालते था बैंक कैशियर, कभी भी पापा को पैसा नहीं देता था, बाबा को देता था, और बाबा को जैसे देता था फिर उस पैसे को पापा ले लेते थे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो संवैधानिक और नाम मात्र के हेड कौन है, वो बाबा है, यानी कि राष्ट्रपति है। लेकिन उसका वास्तविक यूज करता कौन है, उसका वास्तविक उपयोग करता कौन है, तो वो पापा यानी कि प्रधानमंत्री है। तो प्रश्न की भाषा को समझिए, बाबा क्या हुए, राष्ट्रपति क्या हुए, पापा कौन है, प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संवैधानिक और नाम मात्र का हेड कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है और वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति एक बैठ गए हैं वैसे पद पे, बाकी उसकी सारी शक्ति का यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। वैसे ही हमारे घर में भी होता है, ये चीज आप लोग भी महसूस किए होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक और नाम मात्र का हेड कौन है, आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। इसमें देखिए कहां से और कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां से बनेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52, उसके बाद आर्टिकल नंबर 53, उसके बाद आर्टिकल 54, उसके बाद आर्टिकल 55, उसके बाद आर्टिकल 56, उसके बाद जो है एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 60 की नहीं 61, उसके बाद आपको एक याद रखना है आर्टिकल 72। देखिए कहां से ऐसे प्रश्न बनेंगे, इस आर्टिकल के जरिए हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक और नाम मात्र का जो हेड होगा वो राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले पूछेगा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है, आपका उत्तर होगा आर्टिकल 52 में। इसमें इसके मतलब इसके पद का वर्णन है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है कि इसकी शक्ति एवं कार्य क्या होंगे, इसकी शक्ति एवं कार्य क्या होंगे, इसकी शक्ति एवं कार्य, इसके शक्ति एवं कार्य की बात कहां की गई है, आर्टिकल नंबर 53 में। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है, बस आपको उसको करना है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है, आपको करना है। देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। सबसे पहले इसके शक्ति एवं कार्य को आपको पढ़ना है बुक से, जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य है, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है कुछ, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी ये करता है। इसके अलावा भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति यही करता है, कैग। जिसका वर्णन कहां से कहां तक है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन है, इसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये किसकी नियुक्ति करता है, इसके शक्ति एवं कार्य में आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें हम बता रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो तीनों सेनाएं हैं, जैसे जल सेना, थल सेना और वो वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। प्रश्न पूछेगा कि वीटो पावर का यूज कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। वीटो पावर क्या होती है कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे टाइम नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि बताइए कि, और इसके अलावा आपसे पूछेगा आर्टिकल 72, मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति को विशेष तरह की शक्ति दी गई है कि वह किसी भी अपराधी के मतलब अपराध को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है और उसको जीवन दान दे सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 72 में क्षमा दान की शक्ति है, यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं हम।
ये भी कवर हो गया। आर्टिकल 72 में क्षमादान है। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों इसके कार्य में आपको एक चीज याद रखना है कि ये आपातकालीन शक्तियों का यूज कौन करता है। आपातकालीन शक्तियों का यूज कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये कहां से कहां तक है, ये 352 से लेकर 360 तक है। सबसे पहले 352 में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण के समय आपातकाल की स्थिति घोषित हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 356 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके चार आर्टिकल बाद आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करी गई है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, यूपी में लगा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है और ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो देखिए राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य से एक प्रश्न बनना है, कहां से बनेंगे हमने महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिया है। इसके अलावा बाकी के पॉइंट आप लोग बुक से देख लेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं हम लोग, ये चीजें कवर हो गई। अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 54। देखिए आर्टिकल 54 और 55 को मिला के पढ़ेंगे और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को समझेंगे। देखिए आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में अंतर क्या है उसको समझिए। देखिए आर्टिकल 54 मेरे प्यारे दोस्तों कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, अर्थात इसका निर्वाचक मंडल क्या होगा। इसके निर्वाचक मंडल की बात करी गई है आर्टिकल 54 में। निर्वाचन 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 मंडल की बात करी गई है, किसमें बताइए, निर्वाचन मंडल की बात करी गई है आर्टिकल 54 में। और आर्टिकल 55 में ये निर्वाचन होगा कैसे, यानी कि निर्वाचन की रीति कैसे होगी, इसकी बात करी गई किसमें बताइए, निर्वाचन मंडल में। एक मिनट देख ले, चार्जिंग वगैरह ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। हाँ, निर्वाचन मंडल की बात करी गई है। और आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति क्या होगी, आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति क्या होगी इसकी बात करी गई है आर्टिकल 55 में। निर्वाचन की रीति क्या होगी इसकी बात करी गई है आर्टिकल 55 में। अब देखिए निर्वाचन मंडल में कौन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है, राष्ट्रपति को वोट कौन दे सकता है, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट देना है, जैसा आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, और उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपसे ऑप्शन देके पूछेगा कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, तो आपको याद रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में यानी उसके निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तो आपको यह पता होगा कि राष्ट्रपति को वोट कौन देता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद हो गया, निर्वाचन मंडल, ये आर्टिकल 54 में है। अब आर्टिकल 55 में कहता है कि ये निर्वाचन की रीति कैसी होगी, मतलब ये वोटवा देंगे कैसे, वोटवा डायरेक्ट देंगे कि इनडायरेक्ट देंगे, यही बात कही गई आर्टिकल 55 में। तो आप लोग कक्षा 10वीं में जब 9वीं हम पढ़ते थे ना, तो मतलब पॉलिटी वॉलिटी थी ना सोशल साइंस में, तभी से आप लोग पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। वास्तव में ये बात आर्टिकल 55 में कही गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, वो कैसे किया जाएगा, ये आर्टिकल 55 में है। उसमें मत वैल्यू निकाली जाती है, कैसे होता है, सारी बहुत गहरी चीजें हैं, यहाँ पे हमें डिस्कस करनी नहीं है। तो आर्टिकल 54-55 आप लोग समझ गए होंगे। अब सीधे आते हैं आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 में कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की समयावधि क्या होगी, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति की समयावधि 5 वर्ष होती है। उसके बाद आर्टिकल 56 महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आर्टिकल 61 मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, और उसको हटाने के लिए एक विशेष पद्धति की बात करी गई, इसको कहा जाता है महाभियोग, इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, ये बात आर्टिकल 61 में कही गई है। अब देखिए महाभियोग से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले ये प्रक्रिया लिया कहाँ गई, तो आपका उत्तर होगा यूएसए से, अमेरिका से। सबसे पहली बात, महाभियोग की प्रक्रिया ली कहां गई है, तो उत्तर होगा अमेरिका से। अब देखिए लगता कैसे महाभियोग, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले महाभियोग
राज्यसभा या लोकसभा, ये दोनों सदन में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में आए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है पहले लोकसभा में आएगा पहले राज्यसभा में आएगा। अच्छा, इसके लिए जरूरी ये है कि महाभियोग अगर कोई भी सदन लगाना चाहता है तो उससे 14 दिन पहले वो राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग लाने वाले हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कितने दिन पहले, उत्तर होगा 14 दिन पहले। उसके बाद अगर राज्यसभा में पहले आ रहा तो इसमें अगर 2/3 बहुमत इसमें वोट देके इसको पारित कर दिए तो ये फिर जाएगा लोकसभा में, और यहां से भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो ये राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात आर्टिकल 61 में कही गई है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनेंगे, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, कितने दिन पहले बताया जाता है, 14 दिन पहले, पहले किस सदन में लाया जाता है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। मतलब शर्त यह है कि अगर इसमें से पास होता है फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा सहमति के लिए, अगर इसमें होगा तो इसमें जाएगा सहमति के लिए। इतने प्रश्न आपके बनेंगे राष्ट्रपति से जो प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्न हमने आपको कवर करा दिए। अब हम लोग चलते हैं उपराष्ट्रपति पर। देखिए, अब राष्ट्रपति के सारे प्रश्न हमने कवर करा दिए, रिवीजन हम बार बार नहीं करा पाएंगे, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको अपने हिसाब से कवर करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से बहुत ज्यादा नहीं प्रश्न बनते, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस चीजों को हम मेंशन कर ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति से कहां प्रश्न बनते हैं। सबसे मेरे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की बात करी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद की बात करी गई है। आपको यह समझना होगा कि कभी मेरे प्यारे दोस्तों उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता, बल्कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में काम करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन काम करता है, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति होता है ये। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके निर्वाचन मंडल में आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जिसका मनोनयन राष्ट्रपति करता है, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके निर्वाचन मंडल में इतना अंतर होता है, बाकी सारी प्रक्रिया वही सेम होती है, वही सारा प्रोसेस होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति में ये राज्यसभा का सभापति होता है, आर्टिकल 63 में होता है, और ये सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि राष्ट्रपति की योग्यता आपको ध्यान देनी है, या आपको योग्यता ध्यान देनी, वहां पे भूल गए थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता लगभग सेम है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 35 साल। उसके अलावा भारत का नागरिक, पागल या दिवालिया सबको पता होता है, इसमें कोई बताने की चीज नहीं है। इसमें राष्ट्रपति में आपको बहुत एक पॉइंट पड़ा, ये राष्ट्रपति की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उपराष्ट्रपति की बात नहीं है, हम भूल गए थे फिर से बता रहे हैं। उसके अलावा योग्यता में आपको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछता है कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर ये सारी उसकी क्राइटेरिया है, भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु हो, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सारे लोगों को, सामान्य लोगों को अलग करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया बनाई गई, एक विशेष क्राइटेरिया बनाई गई कि जो निर्वाचन मंडल है, जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य हैं, उसमें से आपको 50 अनुमोदन और 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 सदस्य। अगर ये लिख कर देंगे कि हाँ हम इनको मतलब अनुमोदन देते हैं, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। ये 2 पॉइंट आपको राष्ट्रपति में देख लीजिएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति, हमने आपको बताया इसकी भी योग्यता वही सारी चीजें हैं, आर्टिकल 63 में वर्णन है, और इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। यही सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाकी आप लोग जो छूटेगा आप लोग देख लीजिएगा। बस उपराष्ट्रपति खत्म मेरी तरफ से। मैं बिल्कुल बहुत बहुत मतलब क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें करनी है। देखिए आते हैं अब पीएम पे, प्रधानमंत्री पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री देखिए कहां से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका का ये वास्तविक हेड होता है, मतलब ये पापा हैं, और राष्ट्रपति क्या थे, बाबा थे। ये आपको ध्यान रखना। अब तो मुझे लगता है नहीं भूलेगा कोई, क्योंकि इतना खतरनाक अगर एग्जाम्पल दे दें हम, और ये चीज हम महसूस किए हैं, सच बता रहे हैं। हम जब थे छोटे तो बैंक कभी कभी गए थे पापा के साथ, तो हम जब वहां थे तभी से महसूस करे थे। फिर जब हम तैयारी करना शुरू किए इलाहाबाद और बीएचयू की 2018-19 में, तो हम ये चीज जब पढ़े, जब हमें समझ, तभी से ये एग्जाम्पल हमारे दिमाग में सेट हो गया, और हम सभी लोगों को ये एग्जाम्पल बताते रहते हैं।
तो आप लोगों को भी ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो पीएम होगा। तो प्रश्न पूछेगा कि किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री का वर्णन है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है, आपका उत्तर होगा आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का हेड जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। अब देखिए, आर्टिकल 75 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? देखिए, कभी भी प्रधानमंत्री मत करिएगा। अगर कहेगा कि प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा होगा राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। देखिए, कंफ्यूजन बहुत मत कर लीजिएगा यार, नहीं फिर कोई मतलब नहीं है रिवीजन कराने का। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहां से एक प्रश्न और दिमाग में रखिए। देखिए, किसी भी मतलब कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, ये बात अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के मैक्सिमम 15% से ऊपर, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ऊपर मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। ये कब निश्चित किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है 91वां संविधान संशोधन 2003 में। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया कि जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ऊपर नहीं हो सकती। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है। कब आया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। और इसके अलावा ये सारी पॉइंट बनती है प्रधानमंत्री से। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो होता है, उसके अलावा एक प्रश्न पूछता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। ये यहां से 4-5 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे, किस आर्टिकल में है, इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, किसकी सलाह पे करता है, कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, कब ये आया, और मंत्री परिषद किसके रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा इसी मंत्रियों में बात कर ले मंत्रियों की, तो देखिए मंत्री तीन तरह के होते हैं। पहला एक होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री, जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हुए, उसके बाद अमित शाह हुए, ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री हुए, निर्मला सीतारमण जी, ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। और दूसरा राज्य मंत्री होता है, और तीसरा एक उप मंत्री होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो प्रधानमंत्री से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होंगे, और उसके बाद आप अपनी बुक से रिवीजन भी करते रहेंगे लगातार। देखिए, हमारी तबीयत यार बिल्कुल सही नहीं, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन हम आप लोगों के एग्जाम की वजह से मतलब बिल्कुल सोच रहे हैं कैसे भी एक रिवीजन करा दिया जाए, नहीं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है यार पढ़ाने की, सच्ची बता रहे हैं। एकदम मतलब क्या बताएं, जुकाम और बुखार की वजह से समस्याएं बहुत हो गई हैं। चलिए, अच्छा फिर कवर करते हैं अब। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बेसिकली राष्ट्रपति को देखा, उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण पॉइंट देखा, प्रधानमंत्री से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, बाकी इनके कार्य वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कैसे सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। अभी तक आप लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे होंगे, ये पूरा वीडियो देखने के बाद कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो वही अंतर बस हमें आप में दिखाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। 1 मिनट देख ले फोन कहाँ तक चार्ज है। चलिए ठीक है, 27 मिनट हो गया है, 40-45 मिनट में कवर कर देंगे। चलिए, अब देखिए, हमने आपको कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूशन की जो सारी चीजें होती हैं वो लगभग कवर कर दी हैं। अब हम आते हैं विधायिका पे। विधायिका में देखिए कैसे पढ़ना था, हमने आपको बताया था कि विधायिका में क्या आपको समझना है और कैसे पढ़ना है। एक बार समझ लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। देखिए, विधायिका का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कानून बनाना। तो हमने आपको बताया कि भारत में 2 तरह की विधायिका है। एक केंद्र स्तर की विधायिका है, केंद्र स्तर की विधायिका को संसद कहते हैं, केंद्र स्तर की विधायिका को संसद कहते हैं। एक राज्य स्तर की विधायिका है, उसको विधानमंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको विधानमंडल कहते हैं, उसको विधानमंडल कहते हैं। अब देखिए, संसद में कौन कौन होते हैं, प्रश्न यहीं से बनेगा। संसद में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद राज्यसभा होता है, और उसके बाद लोकसभा होता है। ठीक है, तो देखिए
आपसे प्रश्न पूछेगा कि संसद किस आर्टिकल में है, 79। और इस संसद की संरचना क्या होगी, तो इसमें 3 पार्ट, प्रधान, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और ये राज्यसभा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में है। लोकसभा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 81 में है। इसको आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी, तो एक छोटी सी ट्रिक है, जीवन में नहीं भूलेगा, बस आपको याद क्या रखना है, सरला। सरला तो याद कर लेंगे ना, सरला तो क्यों नहीं याद होगा भाई, और लड़की का नाम हो तब तो मत ही पूछिए। देखिए, सा से संसद, ये आपको लिखना है 79, 80, 81। 79 में क्या है, संसद। 80 में क्या है, राज्यसभा। 81 में क्या है, लोकसभा। याद हुआ, सरला। सा से संसद किसमें है, आर्टिकल 79 में। रा से राज्यसभा किसमें है, आर्टिकल 80 में। ला से लोकसभा किसमें है, आर्टिकल 81 में। अब याद हो गया, सरला। सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80, और उसके बाद ला से लोकसभा 81। ये भी याद हो गया। तो राष्ट्र संसद की संरचना क्या है, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। संसद किस आर्टिकल में, 79। राज्यसभा किस आर्टिकल में, 80। लोकसभा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 81 में। सरला, 79, 81। अब देखिए, अब बात करते हैं कि विधानमंडल में कौन कौन आता है। तो विधानमंडल हमने आपको बताया, विधानमंडल में आपको बताया कि गवर्नर होता है एक, गवर्नर, राज्यपाल, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक होता है विधानसभा, जो विधानसभा का चुनाव यूपी में होने वाला है, विधानसभा। और उसके बाद विधान परिषद। ये आपको चीजें याद रखनी है। देखिए, गवर्नर आप लोग अपने से देखेंगे, जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे गवर्नर होता है। विधानसभा भी अपने से देखेंगे, अगर कहेंगे तो फिर हम इसका भी वीडियो बना देंगे अगर समय बचता है तब। और उसके बाद विधान परिषद मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है, ये वर्तमान समय में मात्र 6 राज्यों में है। वर्तमान समय में कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है। जैसे में यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, ये 6 राज्यों में है। वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे ये पारित हो गया है लेकिन अभी आया नहीं है। तो अभी कितने में है, बस 6 में है। आपको ये चीज याद रखनी है। विधानसभा कितने, विधान परिषद कितने में है, 6 में है। विधानसभा, गवर्नर अभी हम लोग बाद में देखते हैं समय के हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा, दो चीजें बची संसद की। ये प्रधान, राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं हमने, कार्यपालिका चीजें देखी। अब देखिए राज्यसभा और लोकसभा पढ़ना है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा में कहां से और कैसे प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले राज्यसभा की संरचना या राज्यसभा की बात किस आर्टिकल में करी गई है, तो आर्टिकल 80 में। कैसे, सरला, रा, 79 के बाद 80, सरला। ठीक है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात करी गई है। अब देखिए इसमें कहां से कैसे प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, आपका उत्तर होगा 250। दूसरा प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, आपका उत्तर होगा 245। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आपका उत्तर होगा 12। बाकी 332 का, 333, सॉरी 233 का, 233 का, 233 सदस्य विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, खेल में विशेष रुचि होती है या विशेष योगदान होता है, तो उन्हें इसमें नियुक्ति करा जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। देखिए, उसके बाद यहां से कहां से प्रश्न बनेगा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना, इसके कार्यकाल के बारे में। देखिए, कार्यकाल के बारे में बहुत कंफ्यूजन होगा। 3 प्रश्न बनते हैं, 3 तरह के। सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, आपका उत्तर होगा राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, आपका उत्तर होगा 6 साल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। उसके अलावा इसके मेरे प्यारे दोस्तों जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि इसके सदस्यों का, सिंपली पूछेगा तो 6 साल। 1/3 सदस्य कितने कितने साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं, आपको उत्तर होगा 2 साल बाद। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। किस आर्टिकल, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, राज्य से कितने आते हैं, कितने का प्रधानमंत्री मनोनयन करता है, कार्यकाल क्या होता है, 1/3 कितने समय बाद स्थानांतरित होते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में अखिल भारतीय सेवाएं जितनी होती हैं उसका सृजन सिर्फ राज्यसभा कर सकता है। तो प्रश्न पूछेगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, आपका उत्तर होगा राज्यसभा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न यहां से बनेंगे, 8 प्रश्न, और एक
ये 9 प्रश्न यहाँ से आपके दिमाग में होने चाहिए। राज्यसभा की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी एक महत्वपूर्ण सबसे पॉइंट देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, उपराष्ट्रपति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मतलब ये सब आने वाले प्रश्न है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। अच्छा, एक पॉइंट और भूल गए थे, देखिए अगर देखिए जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद से हट गया तो राष्ट्रपति, देखिए पहले राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसी कारणवश इसकी डेथ हो गई या ऐसा कोई भी आकस्मिक घटना हो गई तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को भी कुछ होगा तब कौन बनेगा? तो भारत के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति के पद पे बनेगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे जज थे जो राष्ट्रपति बने हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसको भी कुछ हो गया तब कौन बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ चल रहा है सही, सब कुछ सही चल रहा है। 35 मिनट हो गए हैं बस। लोकसभा से देखिए कहां से कितने प्रश्न बनेंगे, बस लोकसभा और देखना है आप लोगों को। चलिए देखिए लोकसभा, लोकसभा मेरे प्यारे दोस्तों किस आर्टिकल में है? लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में है। आर्टिकल 81 में है लोकसभा। देखिए लोकसभा में सबसे पहला प्रश्न बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसमें कोई दिमाग नहीं लगाइएगा, सीधे 5 साल होता है। अच्छा, इसमें देखिए पूछेगा कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, कैसे है, इसका माजरा समझिए, इसमें कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों जब संविधान बना था तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 थी। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी है? 552। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। शुरुआत में कितनी थी? 550। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में अधिकतम कितनी है? 552। उसके अलावा 552 के बाद वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में ये अधिकतम है, और ये वर्तमान में कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 545। अब इस 545 में से समझिए क्या है। 545 में से 530 सदस्य जो होंगे, 530 सदस्य होंगे, उनका चुनाव राज्यों से होगा, विभिन्न राज्यों से होगा, मतलब 28 राज्यों से होगा। बाकी 13 सदस्य जो होंगे, 13 सांसद जो होंगे, वो विभिन्न क्या नाम से केंद्र शासित प्रदेश से, यानी यूटी से, यूनियन टेरिटरीज से, मतलब राज्य संघ शासित प्रदेश से। बाकी दो का मनोनयन एंग्लो इंडियन करता है। एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 331 के तहत आप लोग ये चीज जानिए कि वर्तमान में ये जो होती हैं दो एंग्लो इंडियन, इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में जो दो एंग्लो इंडियन है इसको हटा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। आपके पीईटी में एक प्रश्न आया था, और पीईटी का एग्जाम हम भी दिए हुए थे, तो उसने पूछा था कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। उसमें बहुत लोग दिमाग लगाए कि ये दो जो हट गए हैं तो वो लोग 550 मारे, सबका गलत था। हालांकि हम 552 ही मार के आए थे, और ये 552 ही सही माना गया। तो अधिक देखिए अब कैसे प्रश्न बनेंगे और कहां से बनेंगे। सबसे पहले अधिकतम संख्या 550, जब संविधान बना तब कितने थे? 500। वर्तमान में अधिकतम 552, वर्तमान में है कितने? 545। राज्यों से कितने हैं? 530। यूटी से कितने हैं? 13। राष्ट्रपति मनोनयन कितना करता है? 2। लेकिन ये वास्तव में अब खत्म हो गए, अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। ये इतने पॉइंट आपसे बनेंगे सदस्यों की संख्या के बारे में। उसके बाद कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। अच्छा, इसके बाद जैसे ही ये चीज होगी, जैसे ही ये चीज होगी, आर्टिकल 93 के तहत मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि एक लोकसभा अध्यक्ष, एक लोकसभा अध्यक्ष, एक लोकसभा अध्यक्ष होगा। और इसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो अपने ही सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। देखिए अब लोकसभा अध्यक्ष से कितने प्रश्न बन सकते हैं, इसका प्रश्न इसके कार्य से बनता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं देखिए। सामान्य कार्य आप लोग बुक से पढ़ लेंगे, किसी भी बैठक को शुरुआत कराना, इनको भाषण देना, इनके भाषण को करना। आपको ये सब चीजें नॉर्मल ऐसे पूछता नहीं, 2 पॉइंट पूछेगा कि सबसे पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष की शपथ ना लेके एक सामान्य लोकसभा के सदस्य यानी सांसद की तरह ही शपथ लेता है। सबसे पहला प्रश्न आपको ये दिमाग में ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये किसी भी बैठक में निर्णायक मत देता है।
कौन मत देता है? निर्णायक मत देता है। ये किसी भी मतलब एक पक्ष में मत नहीं देता है। इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, फाइनेंस विधेयक होगा कि नहीं, फाइनेंस बिल होगा कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? तो आपका उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा से ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, ये सारी पॉइंट आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा देखिए हमने लगभग सारी पॉइंट ही कवर कर ली है। बाकी आपको गवर्नर विधानसभा आपको खुद से पढ़नी है। समय कितना हुआ? 39 मिनट समय हुआ है। बस 5 मिनट और आपको थोड़ी सी न्यायपालिका के बारे में नॉलेज दे दें कि न्यायपालिका में प्रश्न कहाँ से और कैसे बनेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारतीय न्यायपालिका जो है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो एकहरी एवं एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब एकहरी एवं एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है? एकहरी एवं एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये मेरे प्यारे दोस्तों है कि नीचे सबसे पहले, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या है? हाई कोर्ट, जो हर राज्य में हाई कोर्ट है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, जैसे मान लीजिए हम आजमगढ़ के हैं और हम आजमगढ़ के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आजमगढ़ के कोर्ट में अपनी अपील करने जाएंगे। हम सुप्रीम को हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी हमारा काम नहीं हुआ तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यही जो क्रम है ना, यही जो क्रम ऊपर ऐसे बन रहा है, इसी को एकहरी एवं एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि भारत में एकहरी एवं एकीकृत न्यायपालिका है। अब देखिए कहां से कैसे प्रश्न बनेंगे इसमें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? आपका उत्तर होगा 124 में। 124 में। और इसी को हल्का सा पलट देंगे ना तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की व्यवस्था किसने कही है? मतलब किस आर्टिकल में कहा गया है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा? इसी को पलट दीजिए 214, 214 चार एक पलट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट किस में है? 124 में। हाई कोर्ट किस में है? 214 में। अब देखिए कहां से प्रश्न बनेंगे। इसमें प्रश्न बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इनकी मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, इनकी मैक्सिमम आयु क्या होनी चाहिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा इनके कुछ कार्य से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके कहां से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है वो समझिए। देखिए जो सामान्य पॉइंट है वो हम वो नहीं बता रहे हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट तो हर किसी को पता होना चाहिए। एक पॉइंट आप लोग और याद कर लीजिएगा, देखिए दिमाग में आती जा रही है पॉइंट। आपको जब प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़िएगा तो आप उसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री कितने समय तक हो। ये प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कम समय तक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ये सारे पॉइंट आप लोग वहां से देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है ऐसे राष्ट्रपति के बारे में ही। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या बात है, वो भारत का नागरिक वगैरह देख लीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो इसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। कितना भी कम समय का भी भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, बशर्ते शर्तें क्या है वो शर्त सुनिए। सबसे पहली शर्त यह है कि उसे उसे मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में या तो वो 10 साल वकालत किया हो, या तो 10 साल वकालत किया हो, या 10 साल वकालत किया हो, या 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में या तो 10 साल वकालत किया हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज के तौर पे काम किया हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, तो राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना, प्रश्न यही से पूछेगा, ये यही सबसे पॉइंट से प्रश्न पूछेगा। इससे कार्य आप लोग देख लेंगे। ऐसे हाई कोर्ट में आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट का, अच्छा इसकी अधिकतम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। 65 वर्ष बाद ये सेवानिवृत्त हो जाएगा। यहां से ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, ये मेरी गारंटी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। कितनी मैक्सिमम एज होगी? 65 साल। किस आर्टिकल में? 124 में। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके अलावा हाई कोर्ट में वैसे आपको याद रखना है कि या तो 10 साल हो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील हो, या तो अगर ये ना हो तो 5 साल जज के तौर पे काम किया हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का जज बनने का योग्य होगा। देखिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें जो बन सकती थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, यहाँ से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर करा दिए हैं।
बाकी अब आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि सारी चीजों को समझ लें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लें। 7 बजे मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और कैसे बनते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रख लें और